درگیرم الان انجام میشه. यूएसए आर्मादा का एडवांस, ईरान की उंगली ट्रिगर पर। ग्रीनलैंड पर तनाव, यूक्रेन में युद्ध। गाजा बोर्ड ऑफ पीस, दुनिया में तनाव। जहां चीन स्ट्रॉन्ग, वहां यूएसए का घमासान। रूस, चीन, यूएसए नहीं सुनते। यूएन जैसे संगठन बेकार। टेक, रेयर अर्थ, एनर्जी का जोर, डॉलर की विदाई, युद्ध का शोर। क्या अब युद्ध होगा? क्योंकि दुनिया में ऐसे नेताओं की बाढ़ आ गई है जो एक अलग ही ऑर्डर पर विश्वास करते हैं और ये रास्ता युद्ध के मैदान पर खत्म होता है। नमस्कार, मैं हूं ताबिश हुसैन और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया की खास पेशकश युद्ध तो होगा। युद्ध की ओर ले जाने वाले नेताओं की एक खास पहचान है। ये कहें दिन तो कहो दिन, ये कहें रात तो कहो रात, ये बोले हां तो तुम कहो हां, ये बोले ना तो तुम कहो ना, ये बोले दो तो तुम बोलो चार। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप तो इस कला का भव्य प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बाकी सब अभी छुपे हुए हैं। ऐसे नेताओं की एक्शन रिएक्शन से धरती के नीचे तरंगे उठ रही हैं, रिक्टर स्केल कांप रहा है और डिप्लोमेटिक रिश्तों में भूकंप आ गया है। पुराने संस्थान हिल रहे हैं, ओल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, नया ऑर्डर बनाने की कोशिश की जा रही है, मजबूत मुद्राएं कमजोर हो रही हैं, यूनिवर्सल करेंसी के नए दावेदार पैदा हो रहा है। इतिहास गवाह है कि जब जब ऐसा होता है युद्ध होता है। पुराने को मिटाने को और नए को लाने के लिए वॉर होते आए। स्ट्रेटेजी और डिप्लोमेसी के माहिर कहते हैं कि युद्ध तो होगा। We need it for strategic national security and international security. Where we would be, frankly, unstoppable. ईरान पर अमेरिका का हमला। वेनेजुएला पर अमेरिका का हमला। इराक पर अमेरिका का हमला। नाइजीरिया पर अमेरिका का हमला। Incredible bill and get our country working. अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की धमकी दे रहा है। अमेरिका समुद्र में रूस के तेल टैंकर जब्त कर लेता है। फ्रांस रूस के तेल टैंकर को पकड़ लेता है। ट्रंप यूरोपियन यूनियन को धमकी दे रहे हैं। ट्रंप नाटो को धमकी दे रहे हैं। यूक्रेन के साथ रूस की जंग 4 साल से जारी है।
ताइवान पर चीन के हमले का खतरा है। बांग्लादेश में हिंसा से तख्ता पलट हुआ। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बाद तख्ता पलट हुआ। Oh my God. श्रीलंका में हिंसक भीड़ ने सरकार बदल दी। ईरान में कासिम सुलेमानी हीरो थे, अब उनकी मूर्ति को ईरान वाले ही आग लगा रहे हैं। ईरान में खमेनेई सुप्रीम लीडर हैं, लेकिन उनके खिलाफ विद्रोह हो रहा है। वेनेजुएला में निकोलस मादुरो अपने देश के हीरो थे, अब विलेन बन चुके हैं। गाजा में शांति के लिए बोर्ड ऑफ पीस बन रहा है, जो संयुक्त राष्ट्र की जगह सीधे अमेरिका के हाथ में शक्ति देने की कोशिश माना जा रहा है। देखिए, अमेरिका के हाथ में रिमोट कंट्रोल का डायरेक्ट कंट्रोल लेना चाहता है। सबसे अच्छा उदाहरण तो आपके सामने इस समय है, जो ये बोर्ड ऑफ पीस बना रहा है। बोर्ड ऑफ पीस जो कहता है कि गाजा की रीडेवलपमेंट के लिए है, पर ये कह रहा है कि जहां भी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे वहां पर ये बोर्ड ऑफ पीस काम करेगा। और बोर्ड ऑफ पीस का जो चेयरमैन है फॉर लाइफ वो ट्रंप है, तो सारे डिसीजन ट्रंप के होंगे। हालांकि ये जो बोर्ड ऑफ पीस का काम की बात हो रही है, ये तो यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल को करना चाहिए। तो इसने एक तरह से आप मानिए पैरेलल यूनाइटेड नेशंस क्रिएट कर दिया है, जो कि टोटली इसके अपने कंट्रोल में होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया की इस वक्त कोई व्यवस्था ही नहीं है और एक ग्लोबल चर्न जिसको बोलते हैं उसमें हम जा रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 का ऑर्डर था उसको ख़त्म करने में सबसे बड़े हाथ जो पाश्चात्य वेस्टर्न पावर्स हैं, अमेरिका ख़ास तौर से, जिसमें उन्होंने यूनिलैटरलिज्म को सपोर्ट किया और मल्टीलैटरलिज्म को नीचे गिराया, जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको नीचे गिराया। तो ऐसी सिचुएशन में अभी कई पावर्स हैं, मिडिल पावर्स भी हैं, जो कोई रूल बेस्ड ऑर्डर में विश्वास नहीं रखती हैं। हमने देखा है जो वॉर चल रहे हैं इस वक्त, उसमें सब में इसी तरह की व्यवस्था है कि जिसका जो मन आ रहा है वो कर रहा है। तो एक तरह से जंगल राज प्रवेश कर रहा है। इस वक्त का जो ग्लोबल साउथ है वो 1947 और 45 के ग्लोबल साउथ से बहुत डिफरेंट है। इस वक्त मिडिल ईस्ट की पावर्स जो है काफ़ी पैसे वाले लोग भी हैं, वो सब भी एक तरह से अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको डाइवर्सिफाई कर रहा है हर एक कंट्री अपने आप के रिस्क को। मिनी लैटरल ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी सारे बन रहे हैं। जियोपॉलिटिकली जरूर दो ब्लॉक बन सकते हैं और उसमें तीसरा बड़ा ब्लॉक मेरा मानना यह है कि वो भारत के द्वारा बनाया जाएगा और वो होगा नेशंस फॉर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। उसके लिए हमें अपनी कंप्रहेंसिव पावर को डेवलप करना है, ये भी बहुत आवश्यक है, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबल साउथ की कंट्रीज को अपने साथ लेकर के चलना है। अमेरिका का ये साम्राज्यवादी रवैया, ये वैश्विक राजनीति में दादागिरी का रवैया, मुझे लगता है विश्व को एक गहरे अंधकार में छोड़ देगा। तो मुझे लगता है कि अगर अमेरिका थोड़ा समझदारी से काम ले तो इन सारी चीज़ों को बड़े ही आराम से डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन छोटे छोटे मुल्कों को डराना, धमकाना, यहाँ तक कि नेटो से अलग होने की भी बात करना, मुझे लगता है अमेरिका अब इस राजनीति में अपनी दादागिरी की धमक से चलना चाहता है। लेकिन मुझे लगता है उसको ये देखना चाहिए कि अब चौधराहट के ज़माने गए। ये 1945 का विश्व नहीं है जब उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था। अभी बहुत सारे मुल्क पूरी तरह से कैपेबल हो गए हैं, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थितियाँ भी काफ़ी बदल गई हैं। तो 2023 से 25 के अंत तक इजराइल ने किसी की नहीं सुनी। दुनिया चिल्लाती रही, इजराइल अपने प्लान के मुताबिक गाजा पर बमबारी करता रहा। इतना ही नहीं,
उसने फिलिस्तीनियों की रीढ़ तोड़ने के लिए फिलिस्तीन के विशेष क्षेत्र से बाहर जाकर अन्य देशों पर हमले किए, जिसमें सबसे चौंकाने वाला हमला कतर पर था, जहां की राजधानी दोहा में फिलिस्तीनी नेता छिपे थे। जबकि कतर अरब इजराइल विवाद में एक न्यूट्रल देश है। उसकी भूमिका हमेशा इजराइल के दोस्त की रही है। फिर भी इजराइल ने अपने दुश्मनों को मिटाने के लिए कतर के भीतर घुसकर हमला किया। इसके अलावा इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया पर टारगेटेड अटैक हुए। लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ तो पूरा युद्ध ही लड़ा गया। जॉर्डन में भी ईरान समर्थित शिया मिलिशिया पर हमला हुआ। सीरिया में इजराइल विरोधी हिंसक गुटों को पहचान कर मारा गया। यमन में हूतियों को निशाना बनाया गया। दुनिया चिल्लाती रही, फिलिस्तीनी बच्चों की तस्वीरें दिखाती रही। विश्व में शांति और व्यवस्था के लिए बनाई गई संस्थाएं दुहाई देती रही। Islamic Republic of Iran. अमेरिका तक इजराइल से कई बार नाराज हो गया। लेकिन इजराइल के नेतन्याहू ने तभी ब्रेक लगाया जब उन्हें लगा कि अब फिलिस्तीन में करवट बदलने की ताकत नहीं बची है। सारी चीजें एकदम इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, मगर फिर भी अमेरिका भी एकदम मजबूती से साथ खड़ा रहा और यूरोपियन यूनियन भी खड़ा रहा, यूरोप और लार्जली जो वेस्टर्न वर्ल्ड है। और उसका एक सीधा सा जवाब है कि दुनिया के लिए कानूनी मापदंड अलग, इजराइल के लिए कानूनी मापदंड अलग। ये वेस्टर्न वर्ल्ड की हिपोक्रेसी रही है। इजराइल और अमेरिका की जो कोशिश है वो ये है कि पुराना वर्ल्ड ऑर्डर ख़त्म होना चाहिए, अमेरिका फर्स्ट है और वो एक नया अपना सिस्टम हेजिमनी, अपनी हेजिमनी को बनाने की, इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। और हो ये गया है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बिल्कुल ठप पड़ गई है और यूएन किसी भी मसले को हल करने में असमर्थ होता हुआ नज़र आता है, और उसके अंदर रिफॉर्म नहीं होगा तब तक वो एक्टिव नहीं हो पाएगी। यूक्रेन पर रूस ने हमला किया। 4 साल से युद्ध जारी है। अमेरिका और नाटो देश यूक्रेन के समर्थक हैं, रूस के खिलाफ हैं। कई देश के नेता युद्ध के दौरान यूक्रेन गए, चौराहे पर खड़े होकर जेलेंस्की से हाथ भी मिलाया, लेकिन रूस नहीं झुका, न रुका, न ही अपने एजेंडे से डिगा। नतीजा 4 साल में हर कोशिश नाकाम हो गई। अब अमेरिका रूस का तेल खरीदने वालों पर टैरिफ बम गिरा रहा है, फिर भी रूस ने युद्ध बंदी का ऐलान नहीं। दुनिया के नेता यहां से वहां घूम रहे हैं, अलग अलग तरह के संगठनों में एक दूसरे से मिल रहे हैं। अलास्का में 15 अगस्त 2025 को पुतिन और ट्रंप की 2019 के बाद मुलाकात हुई। 1-2 सितंबर 2025 में चीन के तियानजिन में चीन, रूस, भारत के नेता मिले। ये मुलाकातें भी किसी का मन बदल नहीं पाई। ट्रंप टैरिफ पर अड़े हैं, पुतिन यूक्रेन में फंसे हैं। चीन टैरिफ के बावजूद आर्थिक प्रगति की पायदान पर आगे बढ़ रहा है।
ट्रंप के टैरिफ चाबुक का भी असर नहीं हो रहा है। इसके उलट ब्रिक्स जैसे संगठन ऐसा सिस्टम तैयार कर रहे हैं जो सदस्य देशों के बीच बिना डॉलर और अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम के व्यापार को आसान बनाए। जो टैरिफ लगाए उसमें अवश्य ही यस की डी डॉलराइजेशन ना हो एक कारण है, पर टैरिफ लगाने के उसके कारण आप मानिए 4 हैं मोटे मोटे। एक तो ये जिंदगी भर से इसकी ये गिला शिकवा रहा है कि दुनिया के दूसरे देश हमसे अनफेयर एडवांटेज लेते हैं। दूसरा इसका विचार में ये है कि टैरिफ का जोर लगा करके दूसरे देशों में जो कंपनीज हैं उनको फोर्स किया जाए कि अमेरिका में आप इन्वेस्ट करो, और वो भी हो रहा है। जो पैसा कमाया जाए उससे अमेरिकी सरकार का जो कर्ज है, जो इनका $37 ट्रिलियन का करीब फेडरल लोन्स एक तरह से मानिए चल रहे हैं, डेट है, उसमें कुछ कमी आएगी। चौथा ये है कि अमेरिकन कंज्यूमर को अगर टैरिफ से बढ़ती हुई कीमतें पड़ी तो कुछ सेक्टर को ये थोड़ी रिबेट दे देगा। और सबसे नया जो इसने डिस्कवर किया टैरिफ का फायदा, वो इसने देखा है कि मैं जंग रुकवा सकता हूं टैरिफ का खतरा दिखा करके। और फिर ऑफ कोर्स आखिरी पॉइंट तो है ही है कि इसके चलते दूसरे देश, उनकी इकोनॉमी, उनका ट्रेडिंग सिस्टम अमेरिका पे ऐसा डिपेंडेंट रहे कि वो देश डॉलर की तरफ डॉलर से हटे ना हो। ये बात जरूर है कि हमें कुछ ना कुछ जो है चेंजेस देखने को मिलेंगे, चाहे वो जियो पॉलिटिकल में एक तरफ हो और जियो इकोनॉमिक्स में दूसरी तरफ हो। और इन दोनों ध्रुवों के बीच में हम देख रहे हैं कि एक तरफ अमेरिका अपनी जो सुपर पावर स्टेटस है उसको बनाने की और बचाने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ चाइना है जो उस पावर को आगे अपनी बढ़ाने की इस हद तक कि ताकि वो अमेरिका को किसी न किसी दिन रिप्लेस कर दे। और उसमें सबसे बड़ा रोल टेक्नोलॉजी का रहेगा। देखिए, मिलिट्री पावर होगी, स्पेस एक बहुत बड़ा एरिया ऑफ कन्फ्रंटेशन बनेगा बड़ी पावर्स के बीच में। रूस, चीन और भारत की कि इतने टैरिफ के दबाव में भी वो नहीं आ रहे हैं और अमेरिका के सामने झुक नहीं रहे हैं। तो उसका कारण यही है कि ये एक बहुत प्रेगमेटिक राजनीति को लेकर ये तीनों मुल्क चल रहे हैं, जो कि प्रैक्टिकल है। अमेरिका की जो राजनीति है या ट्रम्प की डिप्लोमेसी की बात करें तो वो एक अनसोफिस्टिकेटेड डिप्लोमेसी को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उकेरना चाह रहे हैं। और शायद इसी वजह से कुछ दिन पहले उन्होंने 2 राष्ट्राध्यक्षों के बीच में जो व्यक्तिगत चैट हुए थे व्हाट्सएप पे, उसको भी लीक कर दिया। और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये पूरी दुनिया एक भयंकर युद्ध की तरफ बढ़ रही है। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में खींचातानी मुझे लगता है विश्व को युद्ध की तरफ धकेल देगी। और अगर अब इस तरह का कोई भी युद्ध हुआ तो मानव सभ्यता के लिए बहुत बड़ी नुकसानदायक स्थिति हो जाएगी। चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों के बीच तनाव की शुरुआत हुई थी। वजह थी दक्षिण चीन सागर पर चीन के अपने नियम, जो कि समुद्र पर अंतर्राष्ट्रीय सहमति से बने कानून यूएन क्लॉज के मुताबिक नहीं है। चीन साउथ चाइना सी के 90% हिस्से पर दावा करता है, जिसे वो 9 डैश लाइन भी कहता है। यह इलाका पिछले 1 दशक से एशिया प्रशांत क्षेत्र का सबसे हॉट स्पॉट माना जाता है। यहाँ चीन अपने बनाए नियमों को सही ठहराते हुए कई देशों के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में घुस जाता है। दावा है कि चीन ने दुनिया की मर्जी के खिलाफ यहाँ कृत्रिम द्वीप बना ली, हवाई पट्टी बना ली, रडार और मिसाइल सिस्टम तैनात कर ली।渔船洞洞115，这里是中国海警东沙舰，当前海况良好，请注意作业安全，如遇任何情况。वो
दूसरे देशों की नौसेना और तटरक्षक सैनिकों को रोकता है। इससे तनाव जन्म लेता है। यहाँ चीन के सीधे निशाने पर वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई है, जिनके हिस्से के समुद्रिक संसाधन चीन अपने जाल में फंसा रहा है। मनी और मिलिट्री में ये देश चीन के सामने कमजोर है। इनके पीछे खड़ी महाशक्तियां ताल ठोकती हैं तो समुद्र गर्म हो जाता है। पोजीशन ये सवाल उठाता है कि अगर कोई बड़ी ताकत अंतर्राष्ट्रीय नियम ना माने तो वैश्विक व्यवस्था का क्या होगा। रियलिस्ट थियरी के अनुसार इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पावर की बैलेंस पर आधारित होती है। साउथ चाइना सी में चीन का रुख ऑफेंसिव रियलिज्म को दिखाता है। क्षेत्रीय दबदबा बनाना, अपने पड़ोसी पानी में उसकी मौजूदगी को सीमित करना, ईस्ट एशिया में एक क्षेत्रीय सुपर पावर बनाना, आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाना और मिलिट्री बेस बनाना चीन की फॉरवर्ड पावर प्रोजेक्शन स्ट्रेटेजी है। नतीजा एक सिक्योरिटी दुविधा पैदा होता है और चीन का डिफेंस दूसरों के लिए एग्रेशन बन जाता है। चीन इस विवाद को सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक विवाद के तौर पर नहीं बल्कि इस तरह भी पेश करती है कि यह सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन, नेशनल रिसर्जेंस और एक नेशनलिस्ट डिस्कोर्स है। दुनिया के लगभग 30 से 35% मैरीटाइम ट्रेड इसी रास्ते से गुजरते हैं। एनर्जी सप्लाई और ग्लोबल सप्लाई चेन भी इस पर डिपेंड करते हैं। अगर एक देश का दबदबा होता है तो समुंदर पब्लिक नहीं रहता है। फरवरी 2022 में रशिया ने यूक्रेन के ऊपर ये कह करके हमला किया कि वो एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च कर रहा है, और उसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने जिस तरीके से वेनेजुएला के ऊपर ड्रग ट्रैफिकिंग के विरुद्ध एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को करने की बात कही है, जाहिर है कि इसी तरीके के तर्कों का इस्तेमाल करते हुए चाइना भी ताइवान में कोई हमला कर सकता है और उसे एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दे सकता है। और यदि इसी तरीके की प्रवृत्तियां महाशक्तियों के बीच में जारी रहीं तो जाहिर है कि ये जो प्रवृत्तियां हैं और जैसा उपनिवेशवाद और विस्तारवादी अप्रोच महाशक्तियां दर्शा रही हैं, ऐसे में ये पूरे विश्व को किसी महाविभीषिका में झोंक सकता है, किसी तृतीय विश्व युद्ध की स्थिति में पूरे विश्व को ले जा सकता है। और इसी वजह से इस बात की नितांत आवश्यकता है कि ऐसे राष्ट्र जो कि लोकतंत्र, ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर के डिफेंडर और कस्टोडियन होने का दावा किया करते थे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाहिर है कि ऐसे ही दावे करता था, वो अपने कदमों पर लगाम लगाए और किसी भी राष्ट्र की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को वायलेट न करे। और ट्रंप प्रशासन जिस तरीके से वेनेजुएला के प्रति उसने अप्रोच दर्शाया है और अभी ग्रीनलैंड पर वो अधिकार करना चाहते हैं और अनेक राष्ट्रों को वो जिस तरीके से धमका रहे हैं, उपनिवेशवाद और विस्तारवादी अप्रोच महाशक्तियां दर्शा रही हैं, ऐसे में ये पूरे विश्व को किसी महाविभीषिका में झोंक सकता है, किसी तृतीय विश्व युद्ध की स्थिति में पूरे विश्व को ले जा सकता है। दुनिया के हर कॉन्टिनेंट में तनाव है। दुनिया में इंटरकॉन्टिनेंटल तनाव है। अमेरिका की तरंगें कनाडा और लैटिन अमेरिका में पहुंच रही हैं। अमेरिका नेटो के खिलाफ हो गया है, जबकि नेटो का निर्माण उसके जानी दुश्मन रहे रूस को काबू में रखने के लिए किया गया था। तनाव आज भी जारी है। ट्रंप और पुतिन दोस्त भी हैं और दुश्मन भी हैं। मिलिट्री और इकोनॉमी दोनों मोर्चों पर लड़ते हैं। रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगा दिया। यूक्रेन के चक्कर में रूस पूरे यूरोप का दुश्मन बना बैठा है और दुनिया में सुपर पावर की नई लड़ाई छिड़ी हुई है। अमेरिका और चीन लड़ रहे हैं। चीन साउथ चाइना सी और स्थानीय देशों पर दबंगई दिखा रहा है। मिडिल ईस्ट में ईरान, इजराइल, फिलिस्तीन की स्थिति विस्फोटक बनी हुई है और इन सब के बीच अमेरिका ने एक नई शुरुआत की है। गाजा को आबाद करने के लिए एक नया सिस्टम तैयार कर रहा है, जिसके बारे में दावा है कि वो संयुक्त राष्ट्र को रद्दी की टोकरी में डालने की अमेरिकी कोशिश है। We own the skies, we stalk the depths, and we rule the sea. God bless the United States Navy.
2026 को दावोस में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने गाजा बोर्ड ऑफ पीस नाम के अंतर्राष्ट्रीय इनिशिएटिव को औपचारिक रूप से लॉन्च कर दिया। इसका मकसद युद्ध से तबाह गाजा में शांति की बहाली, इलाके में मानवीय सुविधाओं का निर्माण, प्रशासन की स्थापना करना है, जिसके आजीवन चेयरमैन डोनाल्ड ट्रंप है। बोर्ड ऑफ पीस के फाउंडिंग एग्जीक्यूटिव बोर्ड में फिलहाल अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेड कुशनर हैं। मध्य पूर्व के इजराइल और 11 मुस्लिम देशों, यूरोप और एशिया के 13 देश ने सदस्यता पर हामी भरी। कुल मिलाकर दुनिया भर के करीब 30 देशों ने सदस्यता की सहमति पर मुहर लगाई है। रूस, चीन, भारत ने न हाँ कहा है और न ना किया है। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन, स्लोवेनिया ने इनकार कर दिया है, जबकि खबर लिखे जाने तक इटली ने सोचने के लिए वक्त मांगा है। बोर्ड का सवाल है, ये तो ऐसा लगता है जैसे कि प्रेसिडेंट ट्रंप का स्वयं अपना परिवार का एक इनिशिएटिव है, जिसमें वो हैं स्वयं, उसके बाद दूसरा बड़ा इम्पोर्टेंट आदमी उनका दामाद है। ये एक वो गाज़ा को एक प्रॉपर्टी की शक्ल में देखते हैं, जिसको वो डेवलप करना चाहते हैं, जहाँ के ऊपर वो मिडिल ईस्ट का रिवेरा बनाते हैं। उसमें पैलेस्टीनियन का तो कहीं नाम भी नहीं है और कहीं उनका भागीदारी भी नज़र नहीं आती। ये बहुत सिंपल सोल्यूशन है कि उनको गाज़ा से निकाल दो, वहाँ पे एक रिवेरा बना देंगे जो दुबई जैसा होगा। दुबई से सारी बिजनेसेस जो हैं वो इसमें आ जाएंगी गाज़ा पे, और फिर उसके बाद उसका नाम भी बदल दो और इजराइल का उसके ऊपर कब्ज़ा रहेगा अमेरिका का साथ में। ये एक प्लान है जो मुझे नहीं लगता कि आसानी से पूरा हो पाएगा। बोर्ड ऑफ पीस अपने स्ट्रक्चर में, अपने ऑब्जेक्टिव में, अपने एसेंस में, जो फॉर्म एंड स्पिरिट जिसको बोलते हैं, उसमें ये यूनाइटेड नेशंस के चार्टर और यूनाइटेड नेशंस का जो निज़ाम है, जो अब तक 60-70 सालों से एग्जिस्ट करता आया है, उसको अंडरमाइन करता है। और ये कहीं ना कहीं ट्रंप का एक पर्सनल प्रोजेक्ट है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ये बोला कि रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर एक ढकोसला रहा है, जिसमें कि दोयम दर्जे के वैसल स्टेट्स, मतलब जो अमेरिका करता गया, दोहरे मापदंड देशों पे अपनाता रहा। ये बात जब ट्रंप को पता लगी तो कनाडा को गया हुआ इनवाइट इस प्रधानमंत्री के बयान के बाद ट्रंप ने विड्रॉ कर लिया। तो आप इसी समझ सकते हैं कि इट्स जस्ट ए पर्सनल प्रोजेक्ट, एक्चुअली एग्रीड निज़ाम बनता है, उससे हट करके पे एंड प्ले वाला सिस्टम है कि आप पैसे दीजिए और अपने चीज़ों के हिसाब से काम करिए। और शायद इसीलिए यूरोपियन पावर्स ने ये चीज़ को स्किप किया, इस चीज़ में नहीं ज्वाइन किया। इसमें कोई भी फैसला लेने के पहले ट्रंप का वीटो रहेगा। ट्रंप चाहेंगे, उनके वो वीटो से वो चीज़ होगी या नहीं होगी। गाजा बोर्ड ऑफ पीस में जिन प्रमुख देशों ने फिलहाल सहमति दिखाई, उसमें सऊदी अरब, मिस्र, जॉर्डन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, तुर्की, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मोरक्को, कुवैत शामिल है। लेकिन इसमें विरोधाभास का पुलिंदा है। जैसे कतर पर इजराइल के हमले के बाद से सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की ने इजराइल के प्रति अपनी पोजीशन रीअलाइन की। पाकिस्तान मुस्लिम देशों का सेनापति बनने के लिए अमेरिका के विरोधी चीन के हथियारों का निर्माता विक्रेता बना घूम रहा है। तुर्की ने ईरान और अमेरिका की लड़ाई में ईरान का साथ दिया है। ऐसे में जब मुद्दा मुस्लिम बनाम यहूदी या गैर मुस्लिम होगा तो ट्रंप का ये गाजा बोर्ड ऑफ पीस कैसे काम करेगा? अगर ईरान पर अमेरिका बल प्रयोग करता है तो मिडिल ईस्ट और दुनिया के अन्य मुस्लिम देशों की भूमिका क्या वही होगी? अगर वो पोजीशन बदलेंगे तो अमेरिका का रुख क्या होगा? और क्या मुस्लिम देशों के समीकरण बदलेंगे तो अमेरिका के विश्वस्त पाकिस्तान की स्थिति वही बनी रहेगी? अमेरिका का मिडिल ईस्ट में आखिरी कांटा है, जिसे ख़त्म करना अमेरिका के लिए, खासकर ट्रंप के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तभी जाके इजराइल अपना ग्रेटर एक्सपेंशन करेगा, और यही चीज़ जो है अरब शासकों को परेशान कर रही है।
इसी को देखते हुए इसमें सऊदी अरबिया सबसे कमज़ोर कड़ी है और हाल के महीनों में उसने पाकिस्तान से डिफेंस डील की, जो कि एक मुस्लिम नेटो का शेप भी लेने के कगार पे है, जैसा कि टर्की, कतर सब ज्वाइन करने को तैयार हैं। और अगर ये ऐसा होता है तो ईरान के ऊपर अटैक और ईरान ख़त्म होता है तो ये सारे मुस्लिम नेटो का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा और वार जो है डायरेक्टली पाकिस्तान और इजराइल में होने के चांसेस हैं, क्योंकि न्यूक्लियर मसला दोनों में एक टसल का कारण है और वार साउथ एशिया में आएगी। और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि अभी बोर्ड ऑफ पीस में जिस तरीके से 16 मुस्लिम कंट्रीज़ ने ज्वाइन किया है, तो ट्रंप शायद इस भ्रम में है कि ये कंट्रीज़ जो हैं उसके साथ ईरान के ख़िलाफ़ खड़े रहेंगे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए ट्रंप की रणनीति और लॉजिक सीधे सीधे रूस और चीन के खिलाफ है। ट्रंप कहते हैं कि वो चीन और रूस को अपना पड़ोसी नहीं बने। ग्रीनलैंड पर अमेरिका इसलिए भी पूर्ण कब्जा चाहता है क्योंकि वहां अगर दुश्मन स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर आ गया तो अमेरिका का मिसाइल डिफेंस कवर टूट जाएगा। इससे अपराजेय अमेरिका के ब्रांड को बड़ा नुकसान है। शायद यही वजह है कि ट्रंप फ्रांसीसी राष्ट्रपति के चश्मे तक पर आपत्ति है। वो जर्मनी को रूस का पिछलग्गू कहते हैं, नाटो को इतना कमजोर कह देते हैं कि वो बिना अमेरिका के कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन ट्रंप के इस रुख पूरे यूरोप के पावर इक्वेशन को हिला दिया। एक तरफ युद्ध के मोड में पुतिन तो दूसरी ओर युद्ध की धमकी देते ट्रंप। बीच में अपनी ऊर्जा और बिजनेस सिक्योरिटी से लड़ता यूरोप और ब्रिटेन। ऐसी स्थिति में यूरोप अमेरिका को आंखें दिखाना भी शुरू कर दिया है। डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग के बाद, कॉन्फ्रेंस के बाद अमेरिका और यूरोप में आर्थिक तनाव और बढ़ गया है। 1.7 ट्रिलियन डॉलर के आसपास दोनों के बीच में यानी कि बायलैटरल ट्रेड होता है। जब से राष्ट्रपति ट्रंप ने ग्रीनलैंड की वजह से यूरोप पर 10% टैरिफ लगाने की धमकी दी है, तो दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन ने भी पार्लियामेंट में जो ट्रेड डील होनी थी अमेरिका के साथ, उस पर अपना निर्णय अभी टाल दिया, यानी कि पार्लियामेंट उस पर अभी वोट नहीं करेगी। कुल मिला के दोनों देशों के बीच में तनाव आर्थिक रूप से बढ़ गया है और ये दुनिया का सबसे ज़्यादा होने वाला बायलैटरल ट्रेड है, यानी कि 1.7 ट्रिलियन दो देशों के बीच में या दो रीजन्स के बीच में होना एक बहुत बड़ा अमाउंट माना जाता है। डोनाल्ड ट्रंप बोर्ड ऑफ पीस को एक किस्म से नेटो का सब्स्टिट्यूट बना रहे हैं। कुछ कंट्रीज इसमें जो अब तैयार नहीं है वो रह जाएंगी एक तरफ, बाकी का बोर्ड ऑफ पीस बन जाएगा। मुझे लगता है कि इसकी वजह से वार तो नहीं मगर ये साबित हो जाएगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। दुनिया भर में मिसाइल, बम और धमकी तो सब सुन रहे हैं, लेकिन इनके पीछे 5 बड़ी कहानियां चल रही हैं। पहली है अमेरिकी डॉलर के कमजोर होने की कहानी, दूसरी है रेयर अर्थ मिनरल्स पर कब्जे की कहानी और तीसरी है चांदी और सोने के बढ़ते हुए दाम की कहानी। चौथी है पानी, पेट्रोल और परमाणु की जगह सूरज और हवा से बनने वाली ऊर्जा की कहानी और पांचवी, जहां चीन मजबूत वहां अमेरिका का दखल। दावा किया जा रहा है कि इसी चतुर्भुज के बीच में नई विश्व व्यवस्था की तस्वीर देखी जा रही है। एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि सुपर पावर की बिसात पर चीन ने बाजी पलट दी है। उसने अमेरिका के बादशाह को ऐसी पोजीशन पर घेर लिया है जहां पर उसकी शय और मात पक्की है। माना जा रहा है कि चीन ने चुपचाप भावी दुनिया को चलाने वाले केमिकल, मिनरल, एनर्जी, करेंसी, इक्वेशन और बैंकिंग सिस्टम पर लगभग कंट्रोल की स्थिति बना ली है। शायद यही कारण है कि अमेरिका हर उस सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो गया है जिन्हें उसने अमेरिकन सुप्रीमेसी की रक्षा के लिए बनाया था, जो अमेरिका के पैसे और पावर के चलते थे। लेकिन उनके रहते हुए भी चीन अमेरिका को मात देने की स्थिति में पहुंच गया है, जिनके होते हुए भी रूस अमेरिका की बात नहीं सुनता। इंडिया अमेरिका के दबाव में अपने फैसले नहीं बदलता।
अमेरिका ने वेनेजुएला में मिसाइल क्यों मारी? अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जा क्यों मारा? अमेरिका ईरान में खामेनेई विरोधी प्रदर्शन के पक्ष में क्यों? ट्रंप ने ब्रिक्स को धमकी क्यों दी? ट्रंप ने टैरिफ क्यों लगाया? ट्रंप ने गाजा बोर्ड ऑफ पीस क्यों बनाई? ट्रंप रूस और चीन को पड़ोसी क्यों नहीं बनाना चाहते? सबका जवाब है एनर्जी और डॉलर। दुनिया हैरान है कि ट्रंप ने चीन पर टैरिफ की दीवार खड़ी कर दी, फिर भी चीन की इकोनॉमी का प्रदर्शन पहले से बेहतर रहा। जीडीपी ग्रोथ रेट 5% से घटकर 4.5% पर आया, लेकिन निगेटिव नहीं हुआ। अमेरिका को होने वाला निर्यात 20% घटा, लेकिन चीन ने अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को निर्यात करके दुनिया में सबसे अधिक ट्रेड सरप्लस और निर्यातक का रिकॉर्ड बनाया। दुनिया में ईवी व्हीकल का जोर है, इसके लिए जरूरी लिथियम बैटरी के कच्चे माल और उत्पादन में चीन नंबर 1 है। रेयर अर्थ मिनरल्स दुनिया में पावरफुल होने का नया मापदंड है, उसमें भी चीन नंबर 1 है। 2023 तक अमेरिका के पास 43,000 टन रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जबकि चीन के पास 2,40,000 टन रेयर अर्थ मिनरल्स का भंडार है। पूरी दुनिया में वायु ऊर्जा उत्पादन की मशीनरी पर चीनी मोनोपोली है। एआई विकास के लिए जरूरी माइक्रो प्रोसेसर में भी चीन आगे है, या ताइवान जैसे जो देश आगे हैं भी वो चीन के कंट्रोल में आ सकते हैं। ब्राजील, रसिया, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, चीन, साउथ अफ्रीका और यूएई सहित दुनिया के 10 देशों के बीच एक मनी ट्रांसफर सिस्टम विकसित हो रहा है। इससे अमेरिका बहुत परेशान है। दुनिया में जब देश या कंपनी चीजें खरीदते और बेचते हैं तो पैसे का भुगतान सबसे ज्यादा अमेरिकी डॉलर में किया जाता है। एक देश से दूसरे देश में पैसा भेजने का एक बैंकिंग सिस्टम है जिसका नाम है स्विफ्ट, उसमें अमेरिका का कंट्रोल है। लेकिन अगर ब्रिक्स जैसे मनी ट्रांसफर सिस्टम एक्टिव हो जाते हैं तो अमेरिका की बादशाह और डॉलर को बड़ी चुनौती मिलेगी, क्योंकि तब एक देश दूसरे देश के साथ अपनी मुद्रा में व्यापार कर सकेगा। उसे आयात निर्यात के लिए अमेरिकी डॉलर की जरूरत नहीं रहेगी। इसे ही डी डॉलर कहा जा रहा है, जिससे अमेरिका परेशान है। दुनिया की जो 6 मुख्य करेंसीज हैं उनको डॉलर इंडेक्स के तुलना में नापा जाता है, और 4 बड़ी करेंसीज का हम नाम लें, जापानीज येन, यूरो, ब्रिटिश पाउंड और स्विस फ्रैंक। इनके मुकाबले डॉलर पिछले 50 साल में सबसे ज्यादा गिरा है। एक डॉलर इंडेक्स होती है जो ट्रंप साहब के आने से पहले करीब 106-108 के बीच में होती थी। आज वो डॉलर इंडेक्स 98-99 आ चुकी है। डॉलर का दबदबा, डॉलर का रुतबा, डॉलर की दादागिरी कम हुई है, और जब जब करेंसी की मजबूती वैश्विक स्तर पर कम होती है तो ये उस देश के पतन का कारण बन जाता है। और अमेरिका को ये भी डर है कि जो सोना है वो उसकी करेंसी की जगह ना ले ले, यानी कि नेक्स्ट मेजर ऑफ वैल्यू कहीं सोना ना बन जाए। इसलिए अमेरिका को सोने और चांदी की कीमत बढ़ने से भी एतराज है, उनको ऑब्जेक्शन हो रहा है। कुल मिला के डॉलर का पतन अमेरिका की अर्थव्यवस्था की कमजोरी दिखा रहा है। अमेरिका के ऊपर $38 ट्रिलियन से भी ज्यादा का लोन है, जो साफ ये बता रहा है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था इस समय अच्छी हालत में नहीं है। और जिस प्रकार अमेरिका ने अपने पूरी दुनिया से टैरिफ की वजह से संबंध बिगाड़े हैं या अपने जियोपॉलिटिकल मंसूबों की वजह से बिगाड़े हैं, वो भी अमेरिका की आर्थिक हालत आगे आगे खराब करेगा। ट्रंप तो ऐसा है, इनको सारे दुनिया पे राज करना है, तो इसीलिए सबके पर डंडा चला रहा है। उनका अपना ख्याल है कि इससे अमेरिका महान बनेगा, लेकिन मैनी पीपल थिंक द अमेरिका नहीं, लेकिन सारा दुनिया महान बन रही है इससे, बिकॉज सबका सब राष्ट्र भी क्या पॉलिसी रिफॉर्म करना, कैसे करना, इसमें सब में रिफॉर्म करने, पॉलिसी बदलने की एक ज़रूरत पैदा हो गई है। सो पीपल वर जस्ट गोइंग जस्ट नॉर्मली
चलता रहता है, चलेगा, वो अभी बंद हो गया मेरा ख्याल से। वेनेजुएला पर मिसाइल से हमला और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उठाकर अमेरिका लाने के पीछे एक बड़ा कर लैटिन अमेरिका में चीन की घुसपैठ है। वेनेजुएला का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर चीन है। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भी वेनेजुएला शामिल है। ऐसे में अमेरिका ने अगर वेनेजुएला पर हमला किया तो उसने चीन को लैटिन अमेरिका में आक्रामक होने से रोका, तो दूसरी ओर ये संदेश भी दिया कि अगर ताइवान पर कोई हमला हुआ तो लैटिन अमेरिका और दुनिया में दूसरी जगह चीनी हितों पर दखल दिया जाएगा, जिससे चीन को नुकसान होगा। चीन का आक्रामक रवैया सिर्फ पावर इम्बैलेंस का नतीजा नहीं है, बल्कि ये दुनिया को ये सिग्नल देता है कि इंटरनेशनल सिस्टम एक ट्रांजिशनल फेज में आ गया है। एक रियलिस्ट नजरे से चीन का व्यवहार एक उभरती हुई सुपर पावर की स्ट्रेटेजी है। अमेरिका के यूनिपोलर दबदबा को चुनौती देना, अपने आसपास के इलाके में असर का दायरा बनाना और सिक्योरिटी एनसर्कलमेंट के खतरे को कम करना। चीन के मुताबिक यूएस की मिलिट्री मौजूदगी, अलायंस सिस्टम और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी उसकी सॉवरेंटी और सिक्योरिटी के लिए खतरा है, जबकि वेस्टर्न देशों के लिए चीन की आक्रामक रवैया एक रिविजनिस्ट पावर का सिग्नल है जो रूल बेस्ड ऑर्डर को कमजोर कर रहे हैं। चीन के यूएस स्ट्रेटेजी को चीन के डोमेस्टिक पॉलिसी में एक राष्ट्रवादी समर्थन भी मिलता है। दुनिया के नक्शे में जब समुद्र का पानी और कॉन्टिनेंट की जमीन इस तरह बटी हुई है और तनाव से भरपूर है, तो सबको अपने समीकरण बदलने होते हैं। भारत ने भी 2022 के बाद से यूनाइटेड अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, EFTA के 4 देश, ओमान और न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड समझौता किया है। भारत ने अमेरिकी विरोध के बावजूद लगातार रूस से अपने व्यापारिक रिश्ते कमजोर नहीं किए हैं। टैरिफ के बावजूद भारत की इकॉनमी तेजी से आगे बढ़ रही है। अमेरिका ने भारत को बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान के कंधे पर हाथ रखा, लेकिन भारत ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर कर दिया। अमेरिका ने दावा किया कि उसने भारत पाकिस्तान का युद्ध रोका, लेकिन भारत ने इस दावे को खारिज कर दिया। ऐसे में अमेरिका की बादशाहत को बड़ा झटका लगा। अमेरिका ने 50 से ज्यादा ऐसे संगठनों से अपना रिश्ता खत्म कर दिया जो उसके इशारे पर और पैसे पर चलते थे। देखिए, स्थायी दोस्त और दुश्मन की सीमा को पार करके दुनिया आज एक ऐसी स्थिति में खड़ी है जहां ना कोई स्थायी दोस्त है और ना कोई स्थायी दुश्मन। गोली और बोली एक साथ चलने वाले रिश्ते शुरू हो चुके हैं। अब जरूरत के हिसाब से रिश्ते बनते और टूटते हैं। कोई किसी के लिए दूसरे की जमीन पर जाकर युद्ध नहीं लड़ेगा। हाँ, मदद जरूर करेंगे। इतिहास गवाह है कि जब जब दुनिया की ताकतवर मुद्राएं कमजोर हुई हैं, युद्ध हुए हैं। जब एक सुपर पावर को बदलने की कोशिश हुई है तो युद्ध हुए हैं। अब जबकि चीन और अमेरिका के बीच बादशाहत की जंग अपने चरम पर है, इतिहास खुद को दोहराएगा या फिर रक्तहीन मुद्रा क्रांति होगी जो चुपचाप दुनिया को सुपर पावर का ताज देगी, या फिर दुनिया एक बार फिर से नॉन अलाइन होकर अपनी अपनी सीमाओं तक सीमित हो जाएगी। तकनीक का विकास दुनिया में बादशाहत का चेहरा भी बदल देगा।